जय हिंद दोस्तों। आज 18 मई 2022 है। दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण का ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज समय की कमी है, कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस मैं आज नहीं कर पाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्ञानवापी इशू काफ़ी चर्चा में चल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के सुनवाई को रोक लगाने से इनकार कर दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि शिवलिंग की जगह सुरक्षित रखें, लेकिन नमाज भी बाधित नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं अभी अधीनस्थ न्यायालय क्या उस पर डिसीजन सुनाती है और अंतोगत्वा ये मैटर जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, वहीं इस पर फाइनल डिसीजन सुनाएंगे। क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम ऑलरेडी अयोध्या डिस्प्यूट में देख चुके हैं। वहाँ भी अधीनस्थ न्यायालय मामले की सुनवाई कर रही थी और लास्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या डिस्प्यूट को सुनवाई किया था। अब देखिए, इस इशू के बारे में एक तो पता आपको होना चाहिए। ज्ञानवापी मामला क्या है? मामला ये था कि एक मस्जिद था और मस्जिद के अंदर जो है एक शिवलिंग जैसी संरचना मिली है। लोगों का कहना है कि वहाँ पे शिवलिंग था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, लेकिन अंतिम फैसला माननीय कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। इसलिए इसी पे किसी तरह की कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होना चाहिए। कोर्ट के डिसीजन को आने दीजिए। कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। अच्छा, इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि इस तरह के जब भी कोई विवाद होता है तो विवाद अगर कोर्ट के दहलीज पे पहुंचता है तो माननीय न्यायालय के द्वारा उस विवाद की सुनवाई जो है सिविल सूट के माध्यम से किया जाता है। सिविल सूट मतलब होता है कि सिविल केस के माध्यम से होता है। धर्म के नाम पे कोई सुनवाई माननीय न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाता है, सिविल सूट के द्वारा उसकी सुनवाई किया जाता है। जैसे अयोध्या डिस्प्यूट हुआ, तो अयोध्या डिस्प्यूट बेसिकली 2.77 एकड़ लैंड को लेकर के था। अगर अयोध्या डिस्प्यूट के आप वर्डिक्ट को पढ़िएगा तो ये 2.77 लैंड का डिस्प्यूट था। इसमें 3 पार्टी थी, निर्मोही अखाड़ा एक पार्टी थी, मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक पार्टी थी और तीसरा था रामलला न्यास। तो ये बेसिकली 3 पार्टी थी जो 2.77 एकड़ लैंड को दावा कर रहे थे कि ये लैंड उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये भी मैटर जो जाएगा, मुझे लगता है कि एक सिविल सूट के रूप में ही माननीय न्यायालय में जाएगी और उनके बाद जो भी सुनवाई उनका होगा या जो भी उनका आदेश होगा सबके लिए मान्य होगा। थोक महंगाई दर 15% के पार 9 वर्ष में सबसे अधिक। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है 15% पार कर गया है, जो 9 वर्ष में जो सबसे अधिक है। तो थोक महंगाई दर, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको जो मेजर किया जाता है, इसको बेसिकली मेजर किया जाता है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। और इसी तरह से CSI होता है, CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसे खुदरा मूल्य सूचकांक कहा जाता है। इसको मेजर किया जाता है CSO के द्वारा, राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, बाकी मैं डिटेल से डिस्कस तो नहीं कर रहा हूं आज। देखिए, एक तरफ ज्ञानवापी इशू है, दूसरी तरफ कुतुब मीनार है। दोनों ही इशू लगातार चर्चा में चल रहा है। सभी अमरनाथ यात्रियों को दिए जाएंगे RFID कार्ड। RFID कार्ड क्या होता है? बेसिकली RFID कार्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इस कार्ड का पूरा नाम होता है। गाड़ी में जो है आजकल RFID टेक्निक का प्रयोग होता है। आप जो भी गाड़ी यूज करते हैं, टोल टैक्स पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे आपको RFID टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आपके अकाउंट में पैसा है, वो पैसा, मान लीजिए टोल टैक्स 100 रुपया है, तो आपकी गाड़ी वहाँ से क्रॉस करेगी और 100 रुपया आपके अकाउंट से डायरेक्टली कट जाएगा। तो इसी को कहा गया रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसका उपयोग जो है अमरनाथ यात्रियों को अब होगा। सभी अमरनाथ यात्रियों को ये कार्ड जारी होगा। स्वदेशी युद्धपोत सूरत और उदयगिरी का जलावरण ऑलरेडी कर दिया गया है। हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री के द्वारा इनका जलावरण किया गया। अब यहाँ पे PM गति शक्ति के लिए रेलवे ने खोला निदेशालय। इस बार PM गति शक्ति योजना बजट का मुख्य आकर्षण था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार सबसे अधिक ध्यान दे रही है। इस बार के बजट को अगर आप देखिएगा तो जो बजट में खर्च किया गया, बेसिकली एक तो राजस्व व्यय होता है,
एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। तो पूंजीगत व्यय में लगभग 35% का इजाफा किया गया पिछले वर्ष के कंपेयर। पूंजीगत व्यय में जो बेसिकली खर्च होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे ही खर्च होता है, राइट। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव कह सकते हैं, इसको बेसिकली आप बजट से जोड़ कर देख सकते हैं। एबीसी स्कीम से जुड़ने में देरी संस्थानों के साथ अब छात्रों को भी पड़ेगी भारी। देखिए एबीसी स्कीम बेसिकली क्या है? एबीसी स्कीम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसे, और ये प्रोविज़न बेसिकली नई शिक्षा नीति 2020 में किया गया था। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में एंट्री किया, आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिए और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आप छोड़ दिया, उसके बाद 5 साल के बाद अगर आप आ रहे हैं तो चूंकि फर्स्ट ईयर ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर लिया है, आपके बैंक क्रेडिट में, एकेडमिक बैंक क्रेडिट में एक डिग्री जुड़ गया कि आपने ऑलरेडी 1 साल कर लिया। तो उसके बाद जो 5 साल के बाद भी आइएगा तो आपको सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। सेकेंड ईयर कीजिए, थर्ड ईयर कीजिए और उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगा। तो इसी को कहा गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी आपने जो भी क्वालिफिकेशंस अचीव किया उसको एक सर्टेन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रख दिया जाएगा और उसके बाद फिर से जब भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मुख्य आकर्षक था नई शिक्षा नीति 2020 में। मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए प्रमोशन में 4% आरक्षण तय, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। ये जो पूरा पेज समर्पित है ये ज्ञानवापी इशू को लेकर के संबंधित है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस दशक के अंत तक 4G सेवा लॉन्च करने की तैयारी। कल पीएम मोदी ने 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है और इनका कहना है कि ऑलरेडी 6G पे भी कहीं न कहीं सरकार काम कर रही है और इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक जो है 6G सेवा लॉन्च भी हो जाएगी। देखिए एनआईए यहाँ पे फिर चर्चा में है और एनआईए, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये सब संस्था लगातार चर्चा में देखता हूँ होती हैं। एनआईए मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वर्ष 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसके बाद एनआईए की स्थापना किया गया था। बेसिकली आतंकवाद संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उसको रोकने के लिए एनआईए एक्शन लेने का काम करती है। देखिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, श्रीलंका से संबंधित इसमें चर्चा दिया हुआ है। 3 पॉइंट में बताता हूँ जो श्रीलंका की क्राइसिस का कारण है। श्रीलंका की क्राइसिस का कारण, पहला कारण है कि श्रीलंका ने चीन से लोन लिया और चीन जो भी लोन देता है उसका डिस्क्लोजर नहीं करता है कि कितना % पे चीन ने लोन दिया। ये चीन की एक नीति है कि जो भी लोन देता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चीन डिस्क्लोजर नहीं करता है और साथ ही साथ उसकी कंडीशन काफ़ी टाइट होती है कि किसी भी परिस्थिति में आपको इंटरेस्ट चुकाना है। और इसी कारण हमने देखा है कि हम्बन टोटा बंदरगाह जो श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था उससे लगभग 100 वर्ष के लिए चीन के पास श्रीलंका को गिरवी रखना पड़ा था। तो एक रीज़न तो ये था चीन का कर्ज जाल। दूसरा रीज़न ये था कि श्रीलंका बेसिकली वहाँ के जो उद्योग है वो उद्योग पर्यटन से संबंधित उद्योग है और जिस तरह से श्रीलंका में कोरोना की कंडीशन बढ़ी है वैसे कंडीशन में विश्व में कोरोना की कंडीशन बढ़ी है, उसके बाद श्रीलंका के पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ। दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि श्रीलंका ने अपने आप को रातों रात जैविक स्टेट घोषित कर दिया, यानी केमिकल फर्टिलाइजर के यूज पे पाबंद लगा दिया। अब केमिकल फर्टिलाइजर के यूज पे पाबंद रातों रात श्रीलंका ने लगा दिया जिस कारण वहाँ खाद्यान्न की समस्या हुई। तो ये महत्वपूर्ण बेसिकली 3 कारण है जो श्रीलंका के आर्थिक क्राइसिस का कारण है बेसिकली। देखिए कई जगह देश में बाढ़ आग लगी है। हाल में ही पटना में विश्वविद्या जो सचिवालय का एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है वहाँ पे आग लगा था। दिल्ली में इस तरह का आग लगा था। तो इस तरह के आग जो है कहीं न कहीं शहरीकरण को कमज़ोर कर रहा है, उसी को लेकर के एडिटोरियल है, इसको पढ़ लीजिएगा। तालाबों की ओर लौटने का वक्त। एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया गया है कि देश के प्रत्येक जिले में आज़ादी का चूँकि ये 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं
तो 75 तालाब का निर्माण किया जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है। और वो जो तालाब है उसे अमृत सरोवर के रूप में जाना जाएगा। उस तालाब का निर्माण न सिर्फ किया जाएगा बल्कि उसके पर्यटन के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। यानी ये जो सरोवर है ये काफ़ी गंदा था पहले, इसको काफ़ी साफ किया गया, पर्यटन के लिए इसको उपयुक्त बना दिया गया है। यहाँ पर जाकर के आप वोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसी तरह का काम देश के प्रत्येक जिले में किया जाएगा। कल भी मैं देखा था, आज भी मैं देख रहा हूँ कि अभी पता नहीं क्यों आदर्श ग्राम योजना की लगातार मैं देख रहा हूँ चर्चा हो रही है। आदर्श ग्राम योजना के तहत था कि सांसद जो है पर्टिकुलरली एक गांव को गोद लेंगे और उस गांव के कल्याण के लिए काम करेंगे। उसके बाद जो है एक सर्टेन पीरियड के बाद फिर उसे दूसरे गांव को गोद लेना था। तो इस तरह के कुछ प्रोविजन किया गया था आदर्श ग्राम योजना, जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिवस के अवसर पर किया गया था। ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट में कीमतें थामने में कामयाब रही भारतीय रणनीति। अब देखिए, ग्लोबल फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ी है, उसका रीजन रूस और यूक्रेन वार है। रूस और यूक्रेन दोनों ही फर्टिलाइजर का एक अच्छा उत्पादक देश है और दोनों के बीच में वार के कारण विश्व में फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई है। यद्यपि भारत उसको निर्धारित करने में कामयाब रही है, या भारत उसको कीमतें थामने में कहीं कहीं कामयाब रही है। गेहूं निर्यात खोलने के लिए भारत पे दबाव। देखिए, गेहूं के निर्यात को भारत ने पूर्ण रूप से बैन नहीं किया है। गेहूं के निर्यात को भारत ने जो प्राइवेट कंपनी है उसके माध्यम से अब गेहूं का निर्यात नहीं किया जाएगा। यदि सरकार रिक्वेस्ट करती है, मान लीजिए यूक्रेन की सरकार टर्की की सरकार भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती है कि हमें गेहूं की आवश्यकता, आप हमें गेहूं दीजिए, तो भारत सरकार उन्हें गेहूं देगी। और साथ ही साथ जो पहले के रिकॉर्ड ऑलरेडी पहले के कहीं ना कहीं हमारी कमिटमेंट रही है, जिसको पहले हमने कमिट कर दिया है कि हम आपको गेहूं देंगे, तो उसे भी गेहूं दिया जाएगा। मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, दूसरे देश के किसी प्राइवेट कंपनी को कमिट कर दिया या उसे ऑर्डर ले लिया, पैसा ले लिया है, तो वैसे कंडीशन में उसको भी गेहूं दिया जाएगा। फिनलैंड की संसद में नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव पारित। फिनलैंड की संसद में ये जो है प्रस्ताव पारित हो गया है। अब देखते हैं इस पर, मुझे लगता है कि एक सख्त रिएक्शन हो सकता है रूस का। देखते हैं इस पर क्या होगा। कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। नाटो की स्थापना वाशिंगटन संधि के द्वारा 1949 में किया गया था और वाशिंगटन संधि की आर्टिकल 10 में नाटो के एक्सटेंशन की बात किया गया है, या नाटो में कोई अन्य देश शामिल होगा तो वाशिंगटन संधि 1949 की धारा 10 के अनुसार वो उसमें शामिल हो सकता है। अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। अब देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। मिसाइल का बेसिकली 3 सिस्टम होता है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक वैसी मिसाइल जिसका स्पीड 1 मैक से कम हो। 1 मैक क्या होता है, तो साउंड की स्पीड को 1 मैक कहा जाता है, 332 मीटर प्रति सेकंड को। तो वैसा मिसाइल जिसकी स्पीड 1 मैक से कम हो उसे सबसोनिक मिसाइल कहा गया। वैसा मिसाइल जिसकी स्पीड 1 से 3 मैक हो उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहा गया। और वैसा मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक हो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कहा जाएगा। देखिए, हमारे देश के राष्ट्रपति अभी अन्य देश की यात्रा पे हैं। जहाँ पे वो यात्रा पे गए उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी जमैका की राजधानी किंगस्टन में वो हैं और वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के एक स्ट्रीट का उन्होंने उद्घाटन किया। तो ये सब जो सिटी वो गए हैं उनके बारे में आपको ज्ञात होनी चाहिए। देश में 98% जगहों पे भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण निश्चित तौर पे एक चिंताजनक विषय कारण है और अटल भूजल योजना शुरू किया गया था बेसिकली इसी सब कारण। अटल भूजल योजना शुरू करने का रीज़न था कि ग्राउंड वाटर जो हमारा जीरो हो रहा है
उस ग्राउंड वाटर को कम करना है और साथ ही साथ जो इस तरह की समस्या हो रही है ग्राउंड वाटर में जो नाइट्रेट वगैरह का प्रदूषण है उसको भी कम करने का उद्देश्य था। अटल भूजल योजना वर्ष 2019 में इसको शुरू किया गया था। पहली बार हड़प्पा सभ्यता के शमशान के नीचे मिला 7000 वर्ष पुराना आवास। ये राखी गढ़ी में बेसिकली मिला है। चलिए इतना ही न्यूज़ आज का इंपॉर्टेंट था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।